नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम उद्देश्यों की पूर्ति में बाधाओं का विश्लेषण के विषय में जानेंगे। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति बहुत आसान नहीं होती। भाषा सीखते समय अनेक ऐसी बाधाएं हैं जो इन उद्देश्यों की पूर्ति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इन्हें दूर करने का प्रयास भाषा शिक्षण में उपयुक्त विधि अपनाकर अनेक प्रकार के अभ्यासों के माध्यम से किया जाता है। पहला, कौन सा कारण है जिसके कारण से रुकावट आती है, वो कौन सा चीज़ है जो आपके उद्देश्य में बाधा पहुंचाती है। पहला है स्वाभाविक गति में रुकावट आती है। यदि आप भाषा को के माध्यम से जब आप अपने उद्देश्य की पूर्ति को करने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं यदि ये स्वाभाविक गति में रुकावट तब आती है जब आपको पता नहीं है आप जिस चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, उसका यदि आपको सही ढंग से ज्ञान नहीं है तो आपको रुकावट आएगी। ये स्वाभाविक रुकावट है कि यदि आपने चैप्टर को नहीं देखा तो आपको स्वाभाविक रुकावट आएगी। दूसरी रुकावट कहाँ है? ये संरचनात्मक स्तर पर संरचनात्मक शब्द रूप, विशेषण, संज्ञा, अन्विति, संज्ञा, क्रिया, अन्विति महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें रुकावट कहाँ आती है? संरचनात्मक में आती है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो मान लें अंग्रेज है और वो हिंदी को पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर उसके लिए ये बात समझना, जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा के स्तर में अन्विति, संज्ञा आदि जो व्याकरण की चीज़ें जो हैं वो उसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके जो पाठ्यक्रम अभिव्यक्ति है, जो जिन बातों को वो बताना चाहता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हिंदी वाला एक अध्यापक है और वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने जा रहा है, या वो इंडिया की ही साउथ इंडिया की लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह, उनको यदि वो पढ़ाने जा रहा है तो उसको उनमें कठिनाई महसूस हो सकती है। या आजकल चलिए हिंदी से एक जुड़ी हुई बात, जो सबसे पहली जो बात है संस्कृत में उसको कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको उसकी संरचनात्मक चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वो हिंदी का तो पता है, लेकिन संस्कृत की जो व्याकरण है उसका ज्ञान उसको पूर्ण नहीं है। तो यहाँ उसको ज़रूरत है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उनको जो है क्लियर कर ले चैप्टर पढ़ाने से पूरे, तो संरचनात्मक उस प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तीसरी बात, संरचनात्मक अभिरचना निर्माण में अनेक भूलों को बच्चों की भाषा के अधिगम स्तर पर भी देखा जा सकता है। और संरचनात्मक जो क्या है अभिरचना निर्माण में, यानी जब वह व्यक्ति किसी तरीके से लेखन करने लगता है, उसी भाषा में लेखन कर रहा है या बच्चे को लेखन सिखा रहा है, उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप जब आप अपनी अभिव्यक्ति दे रहे होते हैं, जब आप अपना नया किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, तो उसके बारे में उसकी सारी जो चीज़ें हैं, उसकी संस्कृति के बारे में जानना, उसके बोलचाल के तरीके के बारे में जानना, उसके वाक्यों की रचना के बारे में जानना, व्याकरण के बारे में, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। यदि ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उस पर जो है आपकी जो अभिव्यक्ति होगी उस पर असर पड़ेगा। और कई बार तो अभिव्यक्ति व्यक्ति दे ही नहीं पाता, अपनी भाषा में दे पाता है, दूसरी भाषा में यदि वो देने की कोशिश करे तो अभिव्यक्ति उसकी गलत हो जाती है, क्योंकि उसका अपनी भाषा पर तो कहीं ना कहीं उसका जो है अधिकार होता है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज पर नहीं होता है। लेकिन पढ़ाने में कोई भी शिक्षक हो सकता है, ये तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट का व्यक्ति ही एक सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जो है उसमें दिक्कत आती है। कभी कभी दिक्कत ऐसी भी देखने आई है, जैसे लिंग के कारण से या फिर बाकी के प्रयोग के कारण से कभी कभी हम सामान्य वे में हम जो प्रयोग करते हैं या तो वहाँ पर भी हमारा जो उच्चारण गलत हो सकता है। एक ही जैसे लगने वाले दो शब्द दो अलग भिन्न अर्थ देते हो और हम उसका एक ही जैसा प्रयोग करते हो, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने पेड़ काटा और पेट कटा, मैंने रात जाना, रात जना, तो दोनों में मूलभूत ही अंतर है। तो ये समझने की ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ लिंग का अंतर है, छोटा लड़का, छोटी लड़की,
या फिर जिंदा लड़का है, जिंदी लड़की। तो यहाँ पर जो है लिंग का अंतर है, जिसको जानना जरूरी है। इसी तरीके से एक मातृभाषा अभिरचना के अंतरण की भी समस्या आती है। जैसे हम देखते हैं बिहार में जो है रा शब्द का उच्चारण हड़ा हो जाता है, तो वो बुखार की जगह बुखार बोलते हैं, कमजोरी की जगह कमजोरी बोलते हैं, घोड़ा की जगह घोड़ा बोलते हैं। तो यानी ये उच्चारण जो है वो जब वो जैसा व्यक्ति उच्चारण करता है वैसा लिखता भी है। ये मैंने बहुत बार महसूस किया है। मैंने अपने इस चीज़ को महसूस किया। मेरे हमारे जो ब्रज की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, और कई और हमारे यहाँ राजस्थानी का भी हमारे घर में जो प्रभाव रहा है। तो ब्रजभाषा और राजस्थानी का जो है प्रभाव जो है अपनी हिंदी पर देखने को मुझे कई बार मिल जाता है। और वो तब पता लगता है जब बच्चे ही टोक देते हैं कि मम्मा आप क्या बोल रहे हो। वो बात हमें नहीं पता होती, बहुत सालों तक वो चीज़ चलती रही, किसी ने टोका नहीं। अचानक पता लगता है ये शब्द हम गलत बोलते चले आ रहे हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी अपनी भाषा जो है कहीं ना कहीं कभी कभी प्रभावी हो जाती है और हम उसका कर ये यहाँ तक तो चल गई हिंदी का से राजस्थानी ब्रजभाषा, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको इंग्लिश में चलाने की कोशिश करें या किसी अन्य में, तो वहाँ तो पूरा का पूरा इसका अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। तो वो चीज़ एक समझने की है। इसके अलावा जो है एक और चीज़ होती है कि जो अभिरचना का जो ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, कोई रचना है उसका जो ट्रांसलेशन का जो है उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। चाहे वो आप उसके माध्यम से करिए, आजकल जो प्रणाली आ रही है उसमें जो ट्रांसलेशन प्रणाली, उसमें सामान्य बातें यदि आप किसी को बता रहे हैं वहाँ चल जाएगा आपका। लेकिन जहाँ बात होती है काव्य की, जहाँ बात होती है साहित्य की, जहाँ बात होती है मीडिया की, वहाँ पर ट्रांसलेशन परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आपके ट्रांसलेशन से यदि कोई गलती हुई तो वो सीधे सीधे जो है वो जो सुनने वाला व्यक्ति है उस तक पहुँच रही है, जो कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको ख़राब कर रही है। वो पूरी जो आपकी जनरेशन है, पूरे जो लोग सुन रहे हैं उन पर डायरेक्ट असर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके उद्देश्य पूर्ति में बाधक हो सकती हैं, यानी आपके लेखन में बाधक हो सकती हैं, आपके टीचिंग में बाधक हो सकती हैं, आपके प्रोफेशन में बाधक हो सकती हैं, आपके जो व्यवहार में बाधक हो सकती हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? इन चीज़ों के लिए पहली बात तो इनका अभ्यास करके इन भूलों को सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। आगे हम भाषा शिक्षण की त्रुटि विश्लेषण के विषय में जब चर्चा करेंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।